हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं और हम आज करेंगे जो मैंने अभी पिछले 2 दिनों में 2 प्रैक्टिस पेपर शेयर किए थे। उसमें से प्रैक्टिस पेपर 1 आज हम शुरू करते हैं। और मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि आप रिवीजन के लिए क्यों नहीं बना रहे हो वीडियो। तो उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स के जो ये एग्ज़ाम है, जैसे पिछला एग्ज़ाम एमसीक्यू का था, तो हमको एमसीक्यू के क्वेश्चन बोर्ड लेवल के मिलते नहीं हैं आसानी से, वो मैंने बना के शेयर किया था। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है हमारा, ये एमसीक्यू का या इस टाइप का एग्ज़ाम नहीं है जिसके क्वेश्चन हमें मिलते ना हो। मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हैं चैप्टर वाइज, उन सब में वो क्वेश्चन भरे हुए हैं, उसी से देख के प्रिपेयर करना था। लेकिन चलो खैर, मैं ये प्रैक्टिस पेपर आज शुरू करता हूँ। तो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट जो था हमारा, उसका पहला क्वेश्चन क्या था वो मैं लिखता हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 1 का, सेक्शन 1। Using determinants show that the points 11,7, 5,5 and -1,3 are collinear। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है देखो, हमें ये फॉर्मूला इसका पता है। पहले हमने अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, ये देखो। हमने सबसे पहले लिखना है गिवन, एक पॉइंट को ए कह देना है, दूसरे पॉइंट को हमने नाम रख दिया बी और तीसरे पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी। तो अब अगर ये कोलिनियर हैं तो हमारा एक डिटर्मिनेंट है जो कि उसकी वैल्यू 0 बनेगी। तो हम कहेंगे कंसिडर डेल्टा इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट हमने बनाना है 11, 7, 1, 5, 5, 1, -1, 3, 1। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट मैंने कैसे बनाया। ये पहला पॉइंट है x1, y1, तो मैंने वो यहां पुट किया, फिर x2, y2 यहां पुट किया और x3, y3 यहां पुट किया। तो पहले जो 2 कॉलम हैं वो x1, x2, x3, y1, y2, y3 है और तीसरा कॉलम हमेशा 1, 1, 1 रहेगा। तो इस अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्सपेंड करते हैं रो 1 से 11, हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये 4 नंबर बचे, तो 5 - 3। फिर हम सब जानते हैं कि इस 7 का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो 5 माइनस ऑफ -1 यानी 5 + 1। उसके बाद +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 15 माइनस -5 यानी 15 + 5 हो जाएगा। तो 11 × 2 -7 × 6 +1 × 20। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बन गया 22 - 42 + 20। अब देखो 22 + 20 42 होता है, -42 हो गया, तो डेल्टा आ गया 0। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो इसका क्या मतलब हो गया, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। तो इस तरह से हमारा पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 - sin x। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को I मान लिया, जिस तरह से कि हम इंटीग्रल को सॉल्व करते ही हैं, हमने इस तरह लिखा। अब एक बात समझो, 1/1 ± sin x हो
या 1/1 प्लस माइनस कॉस एक्स हो। ये चार एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से ये एक है। इन चारों में हम रैशनलाइजेशन से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ जो कॉस वाला है इसमें तुम 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स का जो स्पेशल फॉर्मूला होता है वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक ही मेथड रखना चाहते हो इन चारों क्वेश्चंस के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि रैशनलाइजेशन फर्स्ट स्टेप हमारा होगा। यानी 1 माइनस साइन एक्स तो यहां आ गया, तो 1 प्लस साइन एक्स भी आएगा, तो भी रैशनलाइजेशन करना है। अब साइन एक्स की जगह अगर कॉस एक्स रहे तब भी रैशनलाइजेशन हमारा पहला स्टेप हो सकता है। तो रैशनलाइज किया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हमने क्या किया? हमने रैशनलाइजेशन देखो ऐसे ही होती है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। उसके बाद न्यूमिरेटर में तो 1 प्लस साइन एक्स है, डिनोमिनेटर क्या बन गया? 1 माइनस 1 प्लस, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं याद करा दूं तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब हम एक और फॉर्मूला भी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने इस तरह लिख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा हमें अब इस तरह मिलेगा कि हम इंडिविजुअल डिवाइड कर लेंगे, 1 अपॉन अलग, साइन अपॉन अलग। इंटेग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये क्या बनेगा? देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो देखो साइन अपॉन कॉस इंटू एक और कॉस। ऐसे ही है, देखो कॉस स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हमने अलग अलग लिखा। तो ये क्या है? ये tan है, और ये क्या है? सीकेंट। तो सीकेंट एक्स tan एक्स ये बन गया। और इन दोनों का हम इंटेग्रल बहुत आसानी से जानते हैं। देखो i इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल कितना होता है? tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटेग्रल होता है सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम जानते थे कि इस वे में हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? रैशनलाइज करके कॉस स्क्वायर करके इंडिविजुअल डिवाइड किया, ताकि हमारे वो फंक्शन आ सकें जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसी तरह से तुम 1 प्लस साइन एक्स अगर आ जाए तो भी ऐसे ही कर सकते हो, और अगर इसी तरह से कॉस आ जाए तो यहां कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स बनेगा। वो दोनों भी इंटेग्रेबल होते हैं, उनके भी फॉर्मूले हमें पता है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी में जो और पार्ट है हम अब वो करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट, जो मैंने बनाया था पेपर, उसमें और पार्ट रखा था इधर। ऑब्वियसली इंटेग्रल इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अगर तुम्हें चॉइस आएगी तो मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा चॉइस आएगी, और चैप्टर्स में चॉइसेस कम ही आएंगी, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस औरों में इतने नहीं है जितने कि हमारे इन 2 चैप्टर्स में मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो चॉइसेस हैं वो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा रखी हैं। मेरा ये अंदाज़ा है कि ऐसा होगा। तो सॉल्यूशन हमने इसको स्टार्ट किया 0 to π/2 साइन पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x dx। अब एक बात ध्यान से सुनो, 0 to π/2 साइन कॉस, इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम देख रहे हो और पावर जो मर्जी है, पावर यहाँ 5 है, 3 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 7/2 हो सकती है, अंडर रूट हो सकता है, तीनों पे अंडर रूट लगा। सब में तुमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, सबसे पहला स्टेप जो है, और इसको
इक्वेशन 1 कह देना है। मतलब सेम ही तरीके से ये सारी पावर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि अगर x की बजाय हम a माइनस एक्स पुट कर दें जब इंटेग्रल 0 टू a हो, तो इंटेग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही रहती है। तो हमने वही किया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इसकी पावर 5 अपॉन साइन पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स। और स्टूडेंट्स dx लिखना कभी मत भूलना। कई स्टूडेंट्स कई बार dx लिखना भूल जाते हैं, तो फिर वहाँ आसान क्वेश्चन और आते हुए क्वेश्चन में भी नंबर कट जाते हैं। तो हमने क्या किया, 0 टू a इंटेग्रल था, तो 0 टू a जब भी इंटेग्रल होगा हम डायरेक्टली इसमें a माइनस एक्स को पुट कर सकते हैं, तो इंटेग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारे को मिल क्या रहा है, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो क्या बन गया इसका, यहां पे कॉस पावर 5 एक्स आ गया अपॉन यहां पे कॉस पावर 5 एक्स प्लस साइन पावर 5 एक्स, ये बन गया। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। अब इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दो। तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब कॉस पहले लिखा हुआ, साइन बाद में लिखा हुआ, बीच में प्लस है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 1 और 2 को। हम अब ऐड करने जा रहे हैं। मैंने कहा एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या बना, 0 टू पाई बाय 2। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाते हैं ऊपर, वही कर रहा हूं मैं। साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x होल अपॉन साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x। अब ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो गया। देखो तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का इंटेग्रल क्या है हम सब जानते हैं, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटेग्रल x, और लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2, तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस 0 मीन्स पाई बाय 2। लेकिन ये क्या है, ये 2i की वैल्यू है, तो 2 से डिवाइड कर दो, i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और पार्ट के साथ। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इजी क्यों है, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। अब ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसको तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इंटेग्रल में dx के नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दो तरह से हो सकता है, इस तरह से, और दूसरा अंडर रूट के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में ही तुमने क्या करना होता है, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है सबसे पहले। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट यानी यहां पे 10, इसका करो हाफ, नंबर आ गया 5, इसका करो स्क्वायर, नंबर आ गया 25। तो 25 जो आया है x के कॉफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके, वो इसमें ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस कर दो साथ में और माइनस करो लास्ट में, हमेशा ऐसे ही करना है। इसका फायदा ये होगा कि स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये जो बन गया, ये तीन जो टर्म्स हैं, ये बन गई x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और ये टोटल क्या बन गया, 25 और 9 दोनों माइनस के हैं, तो जोड़ के माइनस 34 बन जाएगा।
-34। तो 34 को भी हमने अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो √34 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √34 का स्क्वायर हमने इसको लिख लिया। और इस तरह से बनाने के बाद देखो, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद या तो ये x² + a² बनेगा, या ये x² - a² बनेगा। तो x² + a² और x² - a², 1 में अंडर रूट के अंदर हो चाहे अंडर रूट के बगैर हो। जैसे ये अंडर रूट के बगैर है, अगर अंडर रूट के अंदर हो तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो तुम अप्लाई कर सकते हो। तो x² - a² ये बना है, इसका क्या फॉर्मूला है देखते हैं। तो x² - a² का क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, 1/x² - a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x - a x + a + c। ये फॉर्मूला होता है। तो ये अप्लाई अप करने लगे हैं इसके ऊपर। a कितना होता है, देखो a², यहाँ √34 है, 1/2 √34 log mod, अब x की जगह यहाँ x + 5 है, x + 5 - √34 x + 5 + √34 mod + c। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर अंडर रूट के साथ हो तो log mod x प्लस अंडर रूट x² + a² या x² - a² हो जाता है। मतलब अंडर रूट वाला फॉर्मूला जो होगा इसके साथ का वो लग जाएगा। तो करना दोनों केसेस में क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीट ही करना होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = e⁻y sin x। तो सॉल्यूशन इसका कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो लिखेंगे, dy/dx = e⁻y sin x। अब ये बहुत इजीली समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स के ये एक वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, देखो dx इधर आ जाएगा sin x के साथ, और e⁻y से हम डिवाइड कर देंगे, वो इधर ले आएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज, अब मैं पैरेलल स्टेप लिख रहा हूं, e⁻−y dy = sin x dx। ऐसे हम लिख सकते हैं, dx इधर और e⁻y यहाँ डिवाइड में आएगा तो ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। देखो अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, इक्वल टू के एक तरफ y है सारा का सारा और दूसरी तरफ x। तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया तो e⁻−y का इंटीग्रल क्या बनेगा, e⁻−y अपॉन -1 = sin x का इंटीग्रल कितना होता है स्टूडेंट्स, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, -cos x प्लस c तो हम लगाएंगे ही। तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया e⁻−y = cos x प्लस c। सबको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट है वो -c भी c के बराबर ही होता है, हम मानते हैं। तो तुम यहां भी छोड़ सकते हो इसको, तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसके और भी कई आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद हम अगले इसी के और पार्ट पे चलते हैं। इसी का जो और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो अब मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx। अब क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात है तो हम एकदम से जान गए कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, dx से डिवाइड कर देंगे। 1 + x² dy/dx यहाँ पर आ गया, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 2xy = cot x। अब 1 + x² भी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है। तो dy/dx के साथ कोई नंबर या कोई फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को, ये बन जाएगा dy/dx
प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो हमने नोट करना है हेयर कैपिटल P इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और Q कितना है कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? IF शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। e की पावर में इंटेग्रल करना है P का, तो हमने लिखा इंटेग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस इंटेग्रल का आंसर क्या है? देखो नीचे जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 2x, तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बहुत ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, यहां पर जब e की पावर में इंटेग्रल करना है तो log के साथ एक तो मॉड नहीं लगेगा और एक प्लस c जो हम लगाते हैं वो भी नहीं लगेगा। ये बातें ध्यान रखनी है। तो यहां पर e और log, क्योंकि e एंटी लॉग फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स फंक्शन है, इसलिए आपस में कैंसल आउट हो गए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचा फिर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही ढूंढना था तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 5 एंड x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिखेंगे। x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 5। ये तो है फर्स्ट हमारी लाइन की इक्वेशन। और दूसरी है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हैं हमारी दो लाइनें। तो इनकी डायरेक्शन रेशो, क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो डायरेक्शन रेशो की बात तो हमने करनी ही है। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन 1 आर। हम जानते हैं डायरेक्शन रेशो कहाँ दिए होते हैं? नीचे दिए होते हैं 2 1 माइनस 5। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन 2 आर 2 2 1। तो डायरेक्शन रेशो जब हमें पता लग गए तो हम कहेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 एंड 2 कॉमा देन। मान लो थीटा इन दो लाइनों के बीच का एंगल है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगला स्क्वायर रूट होगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला है। मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा? ये आपस में डॉट प्रोडक्ट, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 5 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर करो, सम कर दो, यानी 4 प्लस 1 प्लस 25, 4 प्लस 1 प्लस 25 स्क्वायर रूट। फिर दूसरा स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1। तो यहां पर cos थीटा कितना आ गया? देखो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 5 इज 1, 1 अपॉन ये कितना है? देखो 29 एंड 30, ये आ गया अंडर रूट 30 इंटू अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 जो है वो 3 बन गया, तो 1 अपॉन 3 अंडर रूट 30।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3√30। तो ये आ गया एंगल बिटवीन द लाइंस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना सेक्शन ए जो है वो प्रैक्टिस पेपर 1 का पूरा कर लिया। तो आज मैं इतना ही कराऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने साथियों के साथ, और कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पर इस वीडियो को तुम ज़रूर रेट करना। और अब हम बहुत जल्द, कल ही शायद मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा जो इस पेपर को हम आगे बढ़ाएंगे। शायद मैं कंप्लीट इसको दूसरे वीडियो में कर दूंगा। दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तब तक इसकी तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।